साल 1939 था। जैसे ही यूरोप में जंग छिड़ी, भारत को बिना कुछ कहे इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीट लिया गया। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना किसी इंडियन लीडर से कंसल्ट किए भारत को जंग में शामिल डिक्लेयर कर दिया। इस एक्ट ने कड़वी सच्चाई सामने ला दी। भारत की किस्मत अभी भी लंदन में डिसाइड होती थी, दिल्ली में नहीं। आयरनी बहुत कड़वी थी। ब्रिटेन भारत से बाहर डेमोक्रेसी के लिए लड़ने को कह रहा था, जबकि उसे घर पर ही डिनाई कर रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस परेशान थी। क्या एक नेशन जो फ्रीडम के लिए तरस रहा था, उसे लिबर्टी के लिए एक वॉर को सपोर्ट करना चाहिए जो उसे डिनाई की गई थी? दो लीडर एकदम अलग विजन के साथ सामने आए। गांधी, नॉन वायलेंस के अपोस्टल, ने वॉर को इंपीरियल वायलेंस का एक और रूप देखा और उसे मिलिट्रीली सपोर्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया, सिविल डिसोबीडियंस, खून खराबा नहीं। सुभाष चंद्र बोस नॉन वायलेंस से इम्पेसेंट थे। उन्होंने वॉर को भारत का चांस देखा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन्होंने डिक्लेयर किया। बोस ब्रिटेन के दुश्मनों से हेल्प लेने को तैयार थे। उनका मानना था कि फ्रीडम को छीना जाना चाहिए, दिया नहीं जाना चाहिए। यह आइडियोलॉजिकल क्लैश गांधी की सोल फोर्स बनाम बोस की तलवार वर्ल्ड वॉर II के दौरान भारत के स्ट्रगल को डिफाइन करेगा। नेशन एक चौराहे पर खड़ा था। उसके लीडर बंटे हुए थे। उसके लोग एक ही गोल के लिए तरस रहे थे, फ्रीडम। इन सालों में लिए गए चॉइसेस मॉर्फियन इंडिया की डेस्टिनी को शेप देंगे। वॉर पर गांधी का रेस्पॉन्स नॉन वायलेंस में निहित था। उन्होंने ब्रिटेन को केवल मोरल सपोर्ट ऑफर किया, यहां तक कि फासिज्म के खिलाफ भी वायलेंस को एंडोर्स करने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जिसमें सिलेक्टेड वॉलंटियर ने पब्लिकली वॉर का अपोज किया और अरेस्ट को इनवाइट किया। गांधी के लिए भारत की स्ट्रेंथ उसके मोरल एग्जाम्पल में थी, मिलिट्री माइट में नहीं। बोस ने इस बीच ऑपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने कांग्रेस से ब्रेक किया, हाउस अरेस्ट से एस्केप किया और एक्सिस सपोर्ट लेने के लिए कॉन्टिनेंट के पार जर्नी की। बर्लिन में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, रिवोल्ट के लिए कॉल्स ब्रॉडकास्ट किए। बोस का विजन क्लियर था, एक आर्मी रेज करना, ब्रिटेन के दुश्मनों के साथ लड़ना और इंडिपेंडेंस को फोर्स करना। जब गांधी ने कॉन्शियसनेस से अपील की, बोस ने वॉर के लिए तैयारी की। उनके डाइवर्जन पैथ, एक पीसफुल रेजिस्टेंस का, दूसरा आर्मर्ड स्ट्रगल का, ने भारत के फ्रीडम मूवमेंट में एक ड्रामेटिक नए चैप्टर के लिए स्टेज सेट किया। दुनिया ने देखा कि भारत की डेस्टिनी इन दो टाइटन से शेप हो रही है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स बन गई, जिसमें अफ्रीका, यूरोप और एशिया में 2 मिलियन से ज्यादा सोल्जर लड़ रहे थे। ज्यादातर के लिए एनलिस्टमेंट फैमिली ऑनर और इकोनॉमिक सर्वाइवल के बारे में था, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं। वे एक एम्पायर के लिए बहादुरी से लड़े, जिसने उन्हें फ्रीडम डिनाई की। अपनी रेजिमेंट के प्रति लॉयल्टी और घर पर इंडिपेंडेंस की बढ़ती कॉल के बीच बंटे हुए थे। आर्मी ने आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर और प्राइड का सेंस ऑफर किया, फिर भी कॉन्ट्राडिक्शन साफ था। जैसे जैसे वॉर खींचती गई, सोल्जर ने एम्पायर की वल्नरेबिलिटी देखी और क्विट इंडिया मूवमेंट और मास अरेस्ट के बारे में सुना। नए आइडियाज और वॉर की रियलिटीज के एक्सपोजर ने एक शांत पॉलिटिकल अवेकनिंग को जन्म दिया। सोल्जर और इंडियन की ड्यूल आइडेंटिटी और ज्यादा प्रोनाउंस्ड हुई, खासकर जब एक और इंडियन आर्मी की न्यूज फ्रीडम के लिए लड़ रही थी, क्राउन के लिए नहीं, उनके कानों तक रीची। इंडियन सोल्जर की लॉयल्टी, एक बार ब्रिटिश रूल का आधार, अब सर्टेन नहीं थी। स्टेज सिर्फ आर्मीज की नहीं, आइडियल्स के कॉन्फ्रंटेशन के लिए सेट था। आने वाले साल टेस्ट करेंगे कि उनकी ट्रू एलिजेंस कहां थी। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA 1942 में सिंगापुर में ब्रिटिश की हार से पैदा हुई थी। इंडियन POWs कैप्टन मोहन सिंह से इंस्पायर्ड होकर और बाद में सुभाष चंद्र बोस से गैल्वेनाइज्ड होकर ब्रिटिश क्राउन से इंडियन फ्रीडम के कॉज में एलिजेंस बदल दी। सिंगापुर में बोस के अराइवल ने मूवमेंट को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। अंडरवेयो दिल्ली रैलिंग क्राई बन गया। INA, जिसमें पायनियरिंग ओनएल फीमेल रानी ओन ऑफ झांसी रेजिमेंट शामिल थी, बर्मा कैंपेन में जापानी के साथ लड़ी, जिसका मकसद भारत में एक रिवॉल्यूशन ट्रिगर करना था। इम्फाल और कोहिमा पर उनका असॉल्ट 1944 में बोल्ड था, लेकिन अल्टीमेटली फेल हो गया। INA को इम्पॉसिबल ऑड्स का सामना करना पड़ा, बीमारी, भुखमरी और ओवरवेलमिंग एनिमी स्ट्रेंथ। फिर भी उनका सैक्रिफाइस बेकार नहीं गया। INA की ट्रू विक्ट्री साइकोलॉजिकल थी। इसने प्रूव किया कि इंडियन अपने फ्लैग के लिए अपने लीडर के अंडर लड़ सकते थे। उनकी स्टोरी एक बार रिवील होने पर पूरे भारत में आग लगा देगी। INA की लेजेंड जल्द ही ब्रिटिश राज की फाउंडेशन हिला देगी। फ्रीडम का सपना एक बार दूर,
अब पहुंच में महसूस हुआ। स्ट्रगल शैडोज से हिस्ट्री के सेंटर स्टेज पर अंडरवे आ गया था। 1942 में गांधी और कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, करो या मरो। ब्रिटिश ने मास अरेस्ट के साथ रेस्पॉन्ड किया, अपने लीडर को जेल में डालकर मूवमेंट को क्रश करने की उम्मीद में। लेकिन लोग स्पॉन्टेनियसली उठ खड़े हुए, लीफरलेस लेकिन डिटरमाइंड। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और सबोटेज पूरे देश में फैल गए, खासकर रूरल डिफीट लैंड्स में। सतारा और मेदिनीपुर जैसे जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट उभरी जो महीनों तक ब्रिटिश अथॉरिटी को डिफाई करती रही। ब्रिटिश ने ब्रूटल रिप्रेशन किया, अरेस्ट, शूटिंग और कलेक्टिव पनिशमेंट। साल के अंत तक मूवमेंट मिलिट्रीली सप्रेस्ड हो गया था, लेकिन मैसेज क्लियर था, ब्रिटिश रूल ने लेजिटिमेसी खो दी थी। लोगों की विल को तोड़ा नहीं जा सकता था। क्विट इंडिया मूवमेंट ने नो रिटर्न का पॉइंट मार्क किया। ब्रिटिश फोर्स से गवर्न कर सकते थे, लेकिन कंसेंट से नहीं। इंडिपेंडेंस की काउंटडाउन शुरू हो गई थी। फ्रीडम स्ट्रगल का फाइनल एक्ट अब चल रहा था। वॉर के बाद ब्रिटिश ने आईएनए ऑफिसर को रेड फोर्ट में ट्रिजन के लिए ट्रायल पर रखा, कंट्रोल रीएजर्ट करने की उम्मीद में। इसके बजाय ट्रायल स्पेक्टेक्युलरली बैकफायर कर गए। आईएनए के सैक्रिफाइस और हीरोइज्म की न्यूज पूरे नेशन में फैल गई, जिससे एक्यूज्ड नेशनल हीरो बन गए। हिंदू, मुस्लिम और सिख सपोर्ट में एकजुट हुए, जिसमें मास प्रोटेस्ट और यहां तक कि नेवी और एयर फोर्स में म्यूटनी भी शामिल थी। कांग्रेस लीडर, जो कभी बोस की क्रिटिकल थे, अब आईएनए को कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने दशकों बाद अपना बैरिस्टर का गाउन पहना। ब्रिटिश रिबेलियन के डर से सेंटेंस को कम्यूट कर दिया। आईएनए ऑफिसर की रिलीज को जुबिलेशन के साथ मिला। ट्रायल ने इंडियन आर्म्ड फोर्स की लॉयल्टी को फैटली अनफेयर माइन कर दिया। राज का लास्ट पिलर, ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी का मिथ टूट गया था। आईएनए ने बैटलफील्ड में हार मान ली थी, लेकिन भारत की सोल के लिए वॉर जीत ली थी। भारत की इंडिपेंडेंस दो पावरफुल, अक्सर अपोजिंग करंट से बनी थी। गांधी के नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ने कंट्री को अनगवर्नेबल बना दिया, जिससे ब्रिटिश की विल कमजोर पड़ गई। बोस की आईएनए ने एम्पायर को मिलिट्रीली चैलेंज किया, आर्म्ड फोर्स के भीतर रिबेलियन को इंस्पायर किया। रेड फोर्ट में आईएनए ट्रायल क्रूसिबल बन गया, जहां ये स्ट्रीम मर्ज हो गई। कांग्रेस लीडर ने बोस के सोल्जर को डिफेंड किया, नेशन को डिवाइड्स में एकजुट किया। ब्रिटिश मास प्रोटेस्ट और मिलिट्री डिफीट से बच गए, लेकिन इंडियन ओपिनियन के कोर्ट में हार गए। इंडियन सोल्जर की लॉयल्टी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता था। इंटरनल रिवोल्ट और एक्सटर्नल चैलेंज के कॉम्बिनेशन ने एम्पायर की चेन तोड़ दी। 15 अगस्त 1947 को भारत फ्रीडम के लिए अवेकेंड, सत्याग्रही और सोल्जर दोनों ने बोना। गांधी और बोस की लेगेसी कायम है, कॉन्शियसनेस और करेज दोनों के माध्यम से प्राप्त फ्रीडम। इंडिपेंडेंस की भोर अपनी डाइवर्सिटी में एकजुट और लिबर्टी की अपनी लॉसेज में डिटरमाइंड नेशन की जीत थी।